नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी ने प्रोजेक्ट मैनेजर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी। कुल 9 पदों पर होगी भर्ती। 29 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। जमीन विवाद के लंबित मामलों के निपटारे के लिए 14 जनवरी तक समय। मौके पर ही समस्याओं का होगा समाधान। सप्ताह में 6 दिन चलेंगे ये शिविर। जमाबंदी वेरिफिकेशन अभियान के लिए 15 अधिकारियों को मिला प्रभार। कैंप आयोजित कर 100% सत्यापन करेंगे सुनिश्चित। वित्तीय सुविधाओं में बढ़ेगी पारदर्शिता। 13 जनवरी को होगी बिहार कैबिनेट की बैठक। सभी मंत्रियों को इसमें शामिल होने का मिला निर्देश। बैठक के बाद सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आयोजित। बिहार में जनगणना को लेकर तैयारियां हुई तेज। 2 चरणों में होगी जनगणना। पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस रहेगी ये प्रक्रिया। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालयों में नामांकन प्रारंभ। बिहार के सभी जिलों में संचालित है ये योजना। पूरे राज्य में कुल 2159 सीटें हैं उपलब्ध। रविचंद्रन अश्विन भी वैभव सूर्यवंशी के खेल से हुए प्रभावित। अंडर 19 विश्व कप और आईपीएल में होगा वैभव का असली प्रशिक्षण। लगातार उत्कृष्टता और दबाव में खेलने की क्षमता ने वैभव से बढ़ाई उम्मीदें। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर भर्ती के पदों पर आज से करे आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रोजेक्ट मैनेजर के 9 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 29 जनवरी 2026 तक बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 37 वर्ष है पुरुषों के लिए, 40 वर्ष अत्यंत पिछड़ा अनारक्षित महिला के लिए और 42 वर्ष SC/ST के लिए है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें भारतीय अर्थशास्त्र व उद्योग 70 अंक के होंगे। समसामयिक घटनाएं 40 अंक के होंगे। मानसिक क्षमता 40 अंक के शामिल है। उत्तीर्ण अंक सामान्य के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, वहीं SC/ST महिला दिव्यांग के लिए 32% निर्धारित है। रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन bpsconline.bihar.gov.in पर करना होगा। 13 जनवरी को होगी बिहार कैबिनेट की बैठक। बिहार सरकार की मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की आधिकारिक सूचना के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक 13 जनवरी 2026 मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे पटना स्थित मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को इसमें शामिल होने की सूचना भेजी गई है। विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा द्वारा जारी पत्र में विकास आयुक्त, वित्त विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी शीर्ष अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। भवन निर्माण, विद्युत, उद्यान विभाग तथा सुरक्षा अधिकारियों को भी तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालयों में नामांकन प्रारंभ। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये योजना बिहार के सभी जिलों में संचालित है, जिसमें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को कक्षा 6, 7, 8 एवं 9 में निःशुल्क शिक्षा, आवासन एवं भोजन की सुविधा दी जाती है। राज्य भर में कुल 2159 सीटें उपलब्ध है। आवेदन करने के लिए छात्रा का बिहार की स्थायी निवासी होना एवं सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अध्ययनरत होना आवश्यक है। आवेदन की तिथि 10 जनवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 तक है। आवेदन विभागीय पोर्टल bcebconline.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। पटना में 11 जनवरी तक बंद रहेंगे कक्षा 8 तक के सभी स्कूल। बिहार में बढ़ती ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल 11 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया है। इस अवधि में इन कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह स्थगित रहेगी। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित होगी। प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आदेश का पालन सख्ती से करने को कहा है। ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है। बिहार में एक साल में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में हो सकता है इजाफा। बिहार में अगले एक साल में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में बड़ा इजाफा होने जा रहा है।
बिजली कंपनियों के अनुसार 12.83 लाख नए उपभोक्ता जुड़ेंगे, जिससे कुल उपभोक्ता की संख्या 2.33 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 24 घंटे निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करने के लिए 7.71 लाख किलोवाट का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। विद्युत कंपनियों ने 38,000 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व की मांग की है। उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज और स्वीकृत लोड के नियमों में बदलाव किया जाएगा। लॉस में कमी और नए कनेक्शन के विस्तार से बिजली बिल में राहत मिलेगी। जमाबंदी वेरिफिकेशन अभियान के लिए 15 अधिकारियों को मिला प्रभार। बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग किसानों के जमाबंदी और बकेट क्लेम सत्यापन कार्य को मिशन मोड में पूरा करेगा। यह विशेष अभियान 6 से 8 और 18 से 21 जनवरी 2026 को चलेगा। 15 वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जिलों का प्रभार सौंपा गया है, जो कैंप आयोजित कर 100% सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। निदेशक और उपनिदेशक सहित कई अधिकारियों को मधेपुरा, रोहतास, चंपारण, पटना, जहानाबाद सहित अन्य जिलों में निगरानी का जिम्मा मिला है। सघन सत्यापन से एग्रीस्टैट के तहत किसानों का डेटाबेस सटीक बनेगा, जिससे खाद, बीज, सब्सिडी और ऋण जैसी वित्तीय सुविधाएं सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलने लगेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन करेगा बिहार को कालाजार मुक्त घोषित। बिहार में कालाजार का उन्मूलन 2023 में शुरू हो चुका है और 2027 तक राज्य पूरी तरह कालाजार मुक्त हो जाएगा। इस दौरान ब्लॉक स्तर पर मरीजों का सर्वे, जांच, छिड़काव, इलाज और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। लगातार 3 वर्षों तक प्रति 10,000 व्यक्ति में एक मरीज दर्ज होने पर राज्य एवं केंद्र सरकार के समन्वय से विश्व स्वास्थ्य संगठन बिहार को कालाजार मुक्त घोषित करेगा। इस दिशा में अगमकुआं स्थित RMRI में 2 दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें 18 जिलों के स्वास्थ्य अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए और दस्तावेजीकरण व डेटा रिपोर्टिंग की तकनीक से अवगत कराया गया। जमीन विवाद के लंबित मामलों के निपटारे के लिए 14 जनवरी तक समय। बिहार सरकार ने आम जनता को जमीन से जुड़े विवादों से राहत देने के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत राज्य के गांवों और पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां दाखिल खारिज, परिमार्जन, नाम सुधार और भूमि विवाद जैसे मामलों की सुनवाई होती है। अधिकारी मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जिससे लोगों को जिला या सर्किल ऑफिस नहीं जाना पड़ता। शिविर 9 बजे से रात 9 बजे तक सप्ताह में 6 दिन चलेंगे और 14 जनवरी तक सभी पुराने मामले निपटाए जाएंगे। जरूरी दस्तावेजों में जमीन की पुरानी व नई रसीद, आधार कार्ड, वंशावली और पुराने आवेदन नंबर शामिल है। रविचंद्रन अश्विन भी वैभव सूर्यवंशी के खेल से हुए प्रभावित। सिर्फ 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना ली है। जूनियर और घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाकर उन्होंने मैदान पर असर दिखाया है। IPL और अंडर 19 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनके लंबे शॉट और तेज रन रेट ने सबको प्रभावित किया। अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी उनके प्रदर्शन से उत्साही हैं। आगामी 4 महीने अंडर 19 विश्व कप और IPL उनके करियर का बड़ा परीक्षण होगा। कम उम्र में ही उनकी लगातार उत्कृष्टता और दबाव में खेलने की क्षमता ने क्रिकेट जगत में उनके प्रति उम्मीदें बढ़ा दी है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी राम सुंदर दास की। राम सुंदर दास, जिनका जन्म 9 जनवरी 1921 को हुआ था, बिहार के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे और जनता पार्टी से जुड़े थे। उनका जन्म सारण जिले के गंगाजल गांव में हुआ। 1945 में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक वह बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 2009 में उन्होंने हाजीपुर से रामविलास पासवान को हराया, लेकिन बाद के चुनावों में हार का सामना किया। राजस्व प्रशासन ने 9 प्रमुख कार्यों पर ध्यान देने का दिया निर्देश। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से राजस्व प्रशासन और जमीन से जुड़े मामलों में सुधार के लिए अभियान शुरू किया है। प्रधान सचिव CK अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें भूमि सुधार, राजस्व संग्रह, जमाबंदी, नामांतरण, भूमि विवाद निपटारा, सरकारी भूमि संरक्षण और ऑनलाइन भू अभिलेख सुधार जैसे 9 मुख्य कार्यों पर फोकस करना है। आयुक्तों को मासिक समीक्षा बैठकें कर जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है और इसके साथ ही ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को बढ़ावा देने में नेतृत्व भूमिका निभाने की अपेक्षा है। बिहार की GSDP में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। बिहार की विकास दर 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर 13.09% और स्थिर मूल्य पर 8.64% रहे। प्रति व्यक्ति GSDP वर्तमान मूल्य पर 76,490 रुपए और स्थिर मूल्य पर 40,973 रुपए है। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 357 विकास योजनाओं को स्वीकृति और 16,887 करोड़ रुपए के खर्च की जानकारी दी। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता और क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत लाखों युवाओं और हजारों योजनाओं को पूरा किया गया। पंचायत भवन निर्माण में भी तेजी आई। बिहार के कई कोर्ट में बम की धमकी के बाद से बढ़ी सुरक्षा।
बिहार के कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिन्हें पटना सिविल, पटना सिटी, किशनगंज, गया जी और मधुबनी सिविल कोर्ट भी शामिल है। धमकी अज्ञात ईमेल के जरिए एलटीटीई सदस्य अरुण कुमार ने दी, जिसमें 3 आरडीएक्स प्लांट का जिक्र था। इसके बाद सभी कोर्ट परिसर खाली कर दिए गए और सुरक्षा बढ़ा दी गई। पटना में डॉग स्क्वाड्रन से जांच की गई। किशनगंज धमकी तमिलनाडु से आई थी। फिलहाल कोई विस्फोटक नहीं मिल पाया है। वकीलों ने कार्रवाई और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों के लिए बड़ा मौका। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता देना है। योजना के अंतर्गत यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार न्यायिक सेवा, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे और एसएसबी जैसी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 30,000 से 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल bcebconline.bihar.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। अब तक 8400 से अधिक अभ्यर्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। बिहार में जनगणना को लेकर तैयारियां हुई तेज। बिहार में आगामी जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के प्रमंडल, जिला, प्रखंड और नगर निकाय स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर तक घर सूचीकरण व आवास गणना का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 से जनसंख्या गणना का होगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस रहेगी। कार्य से इनकार करने पर जुर्माना व कारावास का प्रावधान भी है। वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जिलों की निगरानी सौंपी गई है। इस अभियान से भूमि व कृषि डेटा अधिक सटीक होने की उम्मीद है। बेटे के निधन पर अनिल अग्रवाल ने लिया संकल्प। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के लिए 7 जनवरी का दिन गहरे दुख का कारण बना, जब अमेरिका में स्कीइंग हादसे के बाद उनके 49 वर्षीय बेटे अग्निवेश अग्रवाल का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। बेटे के निधन पर शोक जताते हुए अनिल अग्रवाल ने उस वादे को दोहराया जो उन्होंने अपने बेटे से किया था, अपनी कमाई का 75% से भी अधिक हिस्सा समाज सेवा में लगाने का। उन्होंने कहा कि वे सादगी से जीवन जिएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण व रोजगार जैसे क्षेत्रों में समाज के अंतिम व्यक्ति तक संसाधन पहुंचाने के संकल्प पर कायम रहेंगे। कैमूर के पर्यटन स्थलों की आय में हुई वृद्धि। बिहार के कैमूर जिले में पर्यटन स्थलों की आय में पिछले 4 वर्षों में 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में यह आय 1 लाख रुपए से कम थी, जबकि अब यह 6 से 7 लाख रुपए तक पहुंच गई है। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल है करमचट डैम, करकटगढ़ जलप्रपात, तेलहार कुंड और माता मुंडेश्वरी मंदिर। इन स्थलों पर विकसित इको पार्क और बोटिंग जैसी सुविधाएं पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। वित्तीय आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में आय 1.25 लाख रुपए, 2023-24 में 1.79 लाख रुपए, 2024-25 में 5.85 लाख रुपए और 2025-26 में 1 जनवरी तक 6.06 लाख रुपए रही। प्रचार प्रसार के कारण अब कैमूर में न केवल बिहार बल्कि अन्य राज्यों के भी सैलानी बढ़ रहे हैं। बिहार में 14 जनवरी तक बना रहेगा शीतलहर का असर। बिहार मौसम सेवा केंद्र यानी कि बीएमएसके ने अगले 2 दिनों तक राज्य में शीतलहर की संभावना जताई है। गया जी के फतेहपुर में न्यूनतम 4.5 डिग्री सेल्सियस, पटना में 9 डिग्री सेल्सियस और भागलपुर के सबौर में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान अगले 2 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। शीतलहर कम से कम 14 जनवरी तक बनी रह सकती है। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा से 108 लीटर नेपाली शराब जब्त। सीतामढ़ी में एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर गश्त के दौरान 360 पीस नेपाली सौफी शराब और एक बाइक जब्त की। 91वीं बीएन सीतामढ़ी के निर्देश पर बीओपी नवाही कैंप के मुख्य आरक्षी रंजीत कुमार राय के नेतृत्व में जवान पिलर संख्या 303/8 पर तस्कर को रोकने गए, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल भाग निकला। बाइक पर लदे जूट के बोरे में शराब मिली। जब्त बाइक और शराब को सुरसंड थाने को सौंपा गया। थाना अध्यक्ष लाल किशोर गुप्ता ने बताया कि अज्ञात तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पटना एम्स में 50 लाख का गबन, चीफ कैशियर हुए निलंबित। पटना एम्स में करीब 50 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में चीफ कैशियर अनुराग अमन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू की गई है। ऑडिट के दौरान कैश बुक, भुगतान रजिस्टर और बैंक खातों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई। जांच में बड़ी राशि का स्पष्ट हिसाब नहीं मिल सका। एम्स प्रशासन के अनुसार गबन की गई रकम वापस कर दी गई है। आरोपी ने राशि शेयर बाजार में लगाने की बात स्वीकार की है। जांच अभी भी जारी है।
ऋतुराज गायकवाड़ बने लिस्ट ए क्रिकेट रिकॉर्ड भारी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 8 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ 134 रन की पारी खेलकर लिस्ट ए क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 95 पारियों में 5060 रन और 58.83 के औसत के साथ वो सबसे अधिक औसत वाले लिस्ट ए बल्लेबाज बन गए हैं। माइकल बेवन, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को पीछे छोड़ते हुए इस सीजन में उन्होंने महाराष्ट्र के लिए 7 पारियों में 413 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1982 में पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा था। 1983 में शरद मल्होत्रा का जन्म हुआ था, ये भारतीय टेलीविजन अभिनेता है। 1974 में फरहान अख्तर का जन्म हुआ था, ये भारतीय बॉलीवुड निर्देशक, अभिनेता, फिल्म निर्माता व गायक है। 1961 में सुनील लहरी का जन्म हुआ था, ये भारतीय अभिनेता है जिन्होंने सीरियल रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। 1934 में महेंद्र कपूर का जन्म हुआ था, ये हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे। 1921 में रामसुंदर दास का जन्म हुआ था, ये भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। 1922 में हरगोविंद खुराना का जन्म हुआ था, ये भारतीय जैव रसायनज्ञ, शरीर विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हुई तैयार। भारतीय रेलवे देश की पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने जा रही है। जींद सोनीपत रूट पर चलने वाली यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 356 किलोमीटर प्रतिदिन तय करेगी और 2600 यात्री सवार कर सकेगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में निर्मित ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं, हाइड्रोजन ईंधन, हाईटेक लोको पायलट कैबिन और पर्यावरण अनुकूल तकनीक शामिल है। किराया 5 से 25 रुपए अनुमानित है। केवीएस एनवीएस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी। सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस और नवोदय विद्यालय यानी कि एनवीएस में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पदों की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार kvssangathan.nic.in या फिर cbsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन की जरूरत होगी। परीक्षा का आयोजन 10 और 11 जनवरी 2026 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 2 शिफ्टों में किया जाएगा। उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और एडमिट कार्ड व आईडी प्रूफ साथ लाने की सलाह दी गई है। सेंसेक्स और निफ्टी में दर्ज की गई भारी गिरावट। भारतीय शेयर बाजार बीते दिन गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 780.18 अंक की कमी के साथ 84,180.96 पर और निफ्टी 263.90 अंक यानी कि 1.01% गिरकर 25,876.85 पर बंद हुआ। गिरावट के पीछे वैश्विक बाजारों में बिकवाली, संभावित अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी की चिंता और विदेशी निवेशकों की निरंतर निकासी रही। धातु, तेल, गैस और कमोडिटी शेयरों में भारी नुकसान ने दबाव बढ़ाया। रुपया भी 8 पैसे गिरकर 89.95 पर बंद हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस देश के पेशेवरों के लिए भारत ने EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? ए मालदीव, बी चीन, सी म्यांमार या फिर डी रूस? इसका सही जवाब है बी चीन। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा? ए गुंटूर, बी भोपाल, सी हिसार या फिर डी पटना? इसका सही जवाब है ए गुंटूर। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु या फिर डी हरियाणा? इसका सही जवाब है डी हरियाणा। हमारा चौथा सवाल है, किस सम्राट ने तोरामाना को हराया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भानुगुप्त या फिर डी स्कंदगुप्त? इसका सही जवाब है सी भानुगुप्त। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा निर्धारित करती है? ए कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, बी गंगा और गंडक, सी गंडक और कोसी या फिर डी कोसी और बागमती? इसका सही जवाब है ए कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है किरण कुमारी, विजय घायल, चंपा देवी, श्रीकांत कुमार,
संध्या कुमारी, सुनील कुमार, राम बाबू दास, चंदन कुमार, मुन्ना रॉय, ब्रजमोहन राय, हिमांशु शर्मा, रवि मोहन वर्मा, राजेश मांझी, संजय सिंह, कामेश्वर सिंह, सागर कुमार, मुन्ना प्रसाद, पंचानन सिंह, पंकज राज, कृष्णा कुमार, सुरेंद्र बेसरा, संजीव कुमार, पूनम कुमारी, रोशन कुमार, रामलाल सोरेन, वीरेंद्र सिंह, मुरली पासवान, अशोक कुमार, अमित कुमार, परमेश्वर दास, रीता कुमारी, दयानंद सिंह, प्रदीप पंडित, राजीव कुमार, ओम प्रकाश, सुनील कुमार, किरण देवी, रूबी कुमारी और कुंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महंगाई ने आपके घरेलू बजट को कितना प्रभावित किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।